नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक विचार, जो हमारी टॉप एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें आज हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर सावरकर, गांधी और अंबेडकर, इन सभी थिंकर्स से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर किए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी तो हम जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में शामिल है। क्या क्या इसमें से राज्य के तत्वों में शामिल है? तो राजा होता है, पार्षद, मंत्री और अन्य उच्चाधिकारी, राज्य क्षेत्र और जन समुदाय, किलेबंद नगर, राजकोष तथा मित्र राष्ट्र और शत्रु। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कौटिल्य ने जो राज्य के तत्व दिए हैं, राज्य के तत्व कौटिल्य ने दिए हैं। राजा को बोला था स्वामी, मंत्री को अमात्य, स्वामी हो गया, अमात्य हो गया, जनपद 7 तत्व बताए थे। जनपद हो गया आपका, दुर्ग हो गया, दुर्ग को ही आपका किलेबंद नगर कहा जाता है, तो किलेबंद नगर भी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा राजकोष भी शामिल होता है इसमें, और सेना, और इसके अलावा मित्र राष्ट्र। तो ये जो सभी हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं, यानी 1 2 3 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी? ऑप्शन आपके सामने है। गोलमेज सम्मेलनों की बात की जा रही है, तो इनमें से अगर सही आंसर हमें चुनना हो तो जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने मांग करी थी पृथक निर्वाचक मंडल की। और 1932 में ये होने वाला भी था। फिर जो है महात्मा गांधी जी हड़ताल कर लेते हैं और उसके बाद 1932 में ही पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तब ये जो है जो वंचित वर्गों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, पृथक निर्वाचक मंडल तब नहीं किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 कथन दिए गए हैं और एक को कथन कहा गया है, एक को तर्क कहा गया है। असर्शन और रीजन हम कह सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अहिंसा गांधी के द्वंद्व समाधान मॉडल की अनुपूरक थी, जो सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक कार्रवाई का निश्चित रूप से सबसे मूल और संरचनात्मक मॉडल था। तो बिल्कुल सही बात है कि अहिंसा जो है गांधी जी के द्वंद्व समाधान मॉडल का अनुपूरक है और एक निश्चित रूप से मूल और संरचनात्मक मॉडल इसको बताया। कारण इसका बताया गया है कि यह राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति के आंदोलन की एक प्रमुख विचारधारा बन गया, जिसमें गांधी सर्वोपरि है। ये कारण भी इसका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूटनीति और राष्ट्रनीति का आधार नहीं है? मनु के अकॉर्डिंग बताना है कूटनीति और राष्ट्रनीति का आधार क्या नहीं है। तो इनमें से अगर हम देखें तो विग्रह भी है, तटस्थता भी है, संश्रय भी है। इसके अलावा इनमें से अगर हम देखें तो अनुबंध जो है मनु के अकॉर्डिंग कूटनीति का आधार नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और मनु पहले विचारक थे जिन्होंने एक तरह से सुव्यवस्थित शासन की स्थापना पर बल दिया था। इससे पहले क्या होता था, अराजकता की स्थिति रहती थी, तो अराजकता को ख़त्म करके सुव्यवस्थित शासन की स्थापना पर बल देने वाले पहले विचारक कौन थे? तो मनु थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह किसने कहा था कि धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनु पर लिखा गया है, ये धर्म जो है मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है, ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो है सत्यमित्र दुबे ने कहा है। सत्यमित्र दुबे के अनुसार धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है, क्योंकि जो मनुस्मृति है, हमने थ्योरी क्लासेज में अच्छे से कवर किया था इसको, जो मनुस्मृति है उसमें बेसिकली धर्म की संकल्पना है, धर्म पर आधारित जो सब कुछ है। इसका अभिप्राय यही होता है कि जो धर्म से रिलेटेड है और दूसरा नैतिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो किसने कहा है? सत्यमित्र दुबे ने धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है। मनुस्मृति धर्म के अकॉर्डिंग चलती है और उसी में नैतिक कर्तव्यों की बात की गई है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे? कौन से विश्वविद्यालय में कौटिल्य शिक्षण कार्य करते थे? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन जरूर होता है तक्षशिला और नालंदा में, लेकिन कौटिल्य जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे। कौटिल्य चाणक्य इन्हीं के नाम थे, तो ये भी आप ध्यान रखना है। इनकी फेमस बुक जो है वो अर्थशास्त्र है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से महात्मा गांधी से क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां प्रदर्शन किया गया और उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई? तो महात्मा गांधी का जो अहिंसात्मक सत्याग्रह अभियान है वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू होता है। ऑप्शन आपके सामने है, सितंबर 1900 जोहानिसबर्ग, 1906 नटाल या 1905 प्रिटोरिया या फिर अक्टूबर 1905 पीटर मेरिट्सबर्ग। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका जोहानिसबर्ग में हुआ था सितंबर 1906 में। और अहिंसात्मक सत्याग्रह अभियान ये पहला था एक तरह से गांधी जी की तरफ से, और ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो जून 1907 में, सितंबर 1906 में ये सत्याग्रह हो गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से हैं? तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग दंड नीति के उद्देश्य हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अनर्जित का अधिग्रहण, बिल्कुल कौटिल्य का सिद्धांत जब हमने थ्योरी में पढ़ा तो डिटेल में वहाँ पर पढ़ा था कि कौटिल्य के सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं। कौटिल्य बोलते हैं अनर्जित का अधिग्रहण और अर्जित का प्रस्तुतिकरण। जो अनर्जित है उसका अधिग्रहण करना है, जो अर्जित है उसका प्रस्तुतिकरण करना है, और राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना। तो ये इसमें नहीं कहा गया है। संरक्षित का संवर्धन कहता है और संवर्धित का उचित विवरण कहता है। दंड नीति के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। राज्य के भीतर कानून व्यवस्था का प्रबंधन करना कहता है, लेकिन ये दंड नीति का उद्देश्य नहीं है। तो यानी पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये वाला डी वाला हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखें, निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का समानार्थी है? नहीं, सत्याग्रह का समानार्थी नहीं है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है? केवल राजनीतिक स्तर का है, जबकि सत्याग्रह का उपयोग हर स्तर पर हो सकता है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। सत्याग्रह एक तरह से निरंतर चलने वाला वो है, और जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो एक तरह से कुछ समय के लिए हो सकता है या फिर केवल राजनीतिक स्तर पर इसे माना जाता है। इसके अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं होता है, जबकि सत्याग्रह शारीरिक बल से भयभीत होता है। तो सही बात जो है कि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो एक तरह से व्यवहार में नकारात्मक है, सत्याग्रह सकारात्मक होता है, और सत्याग्रह जो है शारीरिक बल से भयभीत नहीं होता है। ये वाला स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है, ये स्टेटमेंट सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है, सही है, और सत्याग्रह का आशय कभी भी विरोधी को आतंकित करना नहीं होता। अब इनमें से सही बताना है, तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? महात्मा गांधी ने स्वयं को क्या माना है? तो महात्मा गांधी स्वयं को क्या मानते हैं? ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। महात्मा गांधी स्वयं को तात्विक या दार्शनिक अराजकतावादी मानते हैं। दार्शनिक अराजकतावादी मानते हैं गांधी जी स्वयं को। B.R. अम्बेडकर से की कृतियां हैं, कुछ बुक्स हैं उनकी, और इनको हमें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जमाना है, इनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी आरोही कभी अवरोही दे देता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आरोही का मतलब जो सबसे पहले लिखी गई है वो आपको सबसे पहले लगानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये जो बुक है ये 1916 में लिखी गई थी, 1916 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आपका बहुत फेमस बुक है, 1936 की है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये भी इनके शुरुआती वर्क्स में है, ये उन्होंने थीसिस लिखी थी, ये उनका एक तरह से PhD का रिसर्च पेपर था जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 1923। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये बुक बाद में लिखी गई, 1945 की बुक है। तो अब अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना हो तो सबसे पहले आ जाएगा द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, यानी थर्ड नंबर पहले। तो एक ही ऑप्शन हमारे 1916 वाली आ जाएगी सबसे पहले, कास्ट इन, तो पहले आ जाएगा फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट के बाद थर्ड आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेकंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और लास्ट आ जाएगा 1945 की थॉट्स ऑन पाकिस्तान।
ये क्वेश्चन जो है दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। अगर देखें, कार्ल मार्क्स हीगल से सहमत थे। इतिहास द्वंद्वात्मक योजना अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे विचार। दूसरा कथन कह रहा है कि दंडात्मक भौतिकवाद पदार्थ की गति की अपार्थक्यता में विश्वास करता है। तो अगर इन स्टेटमेंट में से हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है राजमंडल सिद्धांत? तो कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत की अगर बात करें, ऑप्शन आपके सामने है। जो कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं, तो मंडल सिद्धांत जो कौटिल्य का है उसकी विदेश नीति और अंतर्राज्य संबंध से संबंधित है। तो मंडल सिद्धांत में बाह्य राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, और ये जो है उसके मंडल सिद्धांत में वर्णन किया गया है। और वर्णन किस में है? उनकी फेमस बुक है अर्थशास्त्र, और ऐसे में इनको मंडल सिद्धांत में का जो मूल तत्व वो विजिगीषु है और इसी पे निर्भर करता है। विजिगीषु मतलब जो राजा होता है जो जीतने की इच्छा रखता है, तो और इसके चारों ओर जो है अन्य इन्होंने जो 12 राज्य हैं उनका वर्णन किया है। तो ये हमने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से समझा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़, ये बुक जो है किससे रिलेटेड है? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़। तो फेमस है ये एक तरह से भूमि के स्वामित्व या यूँ कह सकते हैं कृषि व्यवस्था पर ये लिखी गई है। भारतीय कृषि व्यवस्था पर ये बुक लिखी गई है, और इसमें उन्होंने जो कम भूमि होती है, छोटी जोत जिसे हम कहते हैं, छोटी जोत, उस पर इनका विशेष फोकस था कि जो भूमि के स्वामित्व होता है, उनका जो स्वामित्व होता है वो उसकी राय, उस पर इन्होंने लिखा था कि जो छोटी जोत सिफारिशें ये वर्तमान में भी लागू हैं, ये कि जो छोटी जोत होगी उनका स्वामित्व कैसे जो निम्न तबका है या जो कृषक वर्ग है उन तक उनके नाम पे वो एक तरह से भूमि होनी चाहिए, और वही व्यवस्था आज भी उनकी सिफारिशों पर ही भारतीय कृषि व्यवस्था चल रही है। तो इसलिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़ किससे रिलेटेड है? कृषि व्यवस्था से रिलेटेड है। बुक किसने लिखी है? तो बुक बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है पूरे 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। पेपर 1 के अलग, पेपर 2 के अलग, और कोशिश की जा रही है कि 10 सेट जो है 10 सेट हम प्रत्येक उसमें अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो भी होगा, और हर टॉपिक के सिलेबस आप उठाओगे तो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है हर टॉपिक के आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और वहीं पर आपको आपका रिजल्ट भी जैसे आप टेस्ट देते हैं उसके बाद दिखा देता है, पेपर का सॉल्यूशन दिखा देता है, और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी लवर्स फैमिली ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज पे हमने रखा है, इजीली आप अवेल कर सकते हैं। सप्तांग सिद्धांत में शामिल है, देखिए अब अगर सप्तांग के सिद्धांत की बात करें तो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताए हैं। 7 अंग जो बताए हैं कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने बताया है, अपने अर्थशास्त्र में इन्होंने लिखा था। तो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग जो इन्होंने बताए हैं, पहला तो वही हो गया, स्वामी हो गया यानी राजा हो गया। दूसरा अमात्य बताया था या मंत्री बोल सकते हैं। तीसरा जो बताया, थर्ड जो बताया स्वामी अमात्य जनपद बताया है। फोर्थ आपका बताया है इसके अलावा दुर्ग बताया है, कोस और दंड और मित्र, दंड या सेना को ही दंड बोला जाता है, दंड, और 7वां बताया मित्र। तो अब इनमें से देख सकते हैं स्वामी अमात्य हैं, जनपद राष्ट्र मित्र हैं, दुर्ग कोस ये कुछ टाइप शायद सही, दुर्ग कोस और दंड होना चाहिए, दुर्ग कोस दंड ये भी है। अध्यक्ष और अयामुखम नहीं है, तो यानी 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई है? ये बताना है कि कौन सी बुक की रचना अंबेडकर के द्वारा नहीं की गई है।
तो ऑप्शन अब अगर हम देखें, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये एम के गांधी की बुक है, एम के गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये अम्बेडकर की बुक है। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, द किंगडम ऑफ द गॉड इज़ विद इन यू, ये जो बुक है ये टॉलस्टॉय की बुक है, गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे। टॉलस्टॉय की बुक है, लियो टॉलस्टॉय। एनिलेशन को कास्ट जो है ये भी अम्बेडकर की बुक है। हु वर द शूद्राज, ये भी अम्बेडकर की बुक है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो पहली और तीसरी जो है, पहली गांधी जी की है और तीसरी टॉलस्टॉय की है। तो 1 और 3 जो है ये बुक जो है अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बी.डी. सावरकर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना उन्होंने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इंडिया हाउस, आज़ाद हिंद फौज, अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना करी थी बी.डी. सावरकर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, वी.डी. सावरकर। तो अभिनव भारत, और एक तरह से मित्र मेला संघ, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मित्र मेला संघ जो है ये भी रिलेटेड है किससे? बी.डी. सावरकर से ही है। और अभिनव भारत सोसाइटी जो है, अभिनव भारत सोसाइटी, ये 1904 में, जो मित्र मेला संघ था, जिसकी स्थापना 1899 में होती है, और इसी को बाद में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से डेवलप किया जाता है। तो दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। आप देखिए, कौटिल्य द अर्थशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है। कौटिल्य पर किसी और ने बुक लिखी है, कौटिल्य द अर्थशास्त्र, ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है, R.S. शर्मा, L.N. रंगराजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है L.N. रंगराजन के द्वारा ये बुक लिखी गई है कौटिल्य के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ईयर के अकॉर्डिंग जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना जो है कब हुई थी। तो सबसे पहले गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम सभी जानते हैं 1930 में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930, और यहीं से दांडी मार्च होता है, नमक कानून इसी में तोड़ा जाता है। तो एक तरह से एकाधिकार के विरुद्ध ये आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेट मूवमेंट, ये 1920 में शुरू हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 हो गया, चंपारण सत्याग्रह फेमस हो गया। और इसके अलावा साबरमती आश्रम की स्थापना, तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी जो है 1917 में। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, लेकिन जो प्रथम आश्रम साबरमती आश्रम जो है वो 1917 में, 17 जून 1917। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा हमारा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, और फिर आ जाएगा 1। तो यानी साबरमती आश्रम सबसे पहले हो जाएगा, और उसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, और लास्ट में आ जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये भी बुक जो है अकॉर्डिंग टू ईयर्स हमें लगानी है। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो सबसे पहले गांधी एंड गांधीज़्म, ये बुक जो है उन्होंने लिखी पहले थी, लेकिन ये बाद में प्रकाशित होती है 1970 में। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ अभी हमने डिस्कस किया था 1923 में जो ये थीसिस है ये इनकी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसके अलावा द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बुक जो है ये 1955 में प्रकाशित हुई थी, 1955 में। द राइज एंड कॉल ऑफ हिंदू वुमेन, 1955 में जो है राइज एंड कॉल ऑफ हिंदू वुमेन, और ये मरणोपरांत 1957 में पब्लिश होती है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये बुक हो गई। सबसे पहले इनमें भी कौन सी हो गई? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ वाला बुक पहला हो जाएगा, यानी दो किस में है? तो 2 है बी में, 2, 4, 3, 1 सही आंसर हो जाएगा। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है? तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। ये स्टेटमेंट है कौटिल्य का कि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण है। ये कौटिल्य का स्टेटमेंट है। आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी कौन था? अब देखिए यहाँ पर अंबेडकर, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी। तो इनमें से B.R. अम्बेडकर जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के
कट्टर विरोधी थे और उनका कहना था कि पंचायतों को एक तरह से अगर संविधान का आधार बनाया जाए तो यह आत्मघाती होगा, खतरनाक होगा और विकेंद्रीकरण से एक तरह से अन्याय बढ़ेगा, ऐसा इनका मानना था और इसलिए ये पंचायती राज का खुलकर विरोध करते हैं। अगला, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का, तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, बी.डी. सावरकर का विचार है हिंदू राष्ट्र का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा भी इनकी है, हिंदू राष्ट्र का विचार भी इन्होंने दिया और हिंदू राष्ट्र केवल हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है बल्कि भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया और ये एक तरह से सांस्कृतिक एकता से रिलेट करते हैं, ये धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं बी.डी. सावरकर, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों संस्थानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए काल क्रमानुसार कि कब कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था। तो इनमें से अगर देखें फिनिक्स सेटलमेंट सबसे पहले 1904 में, ये साउथ अफ्रीका में हो गया। इसके अलावा कोचरब आश्रम, ये गांधी जी का भारत में स्थापित पहला आश्रम है, फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट है कोचरब। और सेवाग्राम आश्रम ये आपका 1936 में सेवाग्राम आश्रम। और टॉलस्टॉय फॉर्म तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये 1910 में स्थापित किया साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। और अगर हमें ऑर्डर लगाने की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा फिनिक्स सेटलमेंट, यानी फर्स्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा फिनिक्स सेटलमेंट के बाद टॉलस्टॉय फॉर्म यानी 1, 4, फिर आ जाएगा सेकेंड कोचरब और सेवाग्राम आ जाएगा लास्ट। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं? तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, 72 प्रकृतियां बताई हैं कौटिल्य द्वारा मंडल सिद्धांत की, 72 प्रकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं और 2 सूचियों को मैच करना है। ये भी कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर के अंग दिए गए हैं और दूसरी सूची में आपको दिए गए हैं राज्य के अंग और मानव शरीर से रिलेट करके कौटिल्य ने बताया था। तो अमात्य जो है मंत्री के लिए प्रयोग किया जाता है, आँखें बताया था अमात्य का मतलब। सुहृद शब्द का प्रयोग किया था कान के लिए और दुर्ग बताया था भुजाएं, दुर्ग को बताया भुजाएं और कोष बताया मुख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा लिए हैं। तो इनमें से कोई भी एक भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अंबेडकर की रचनाएं अगर हम देखें, द अनटचेबल्स प्रकाशित होती है 1948 में। हु वर द शूद्राज अभी हमने डिस्कस किया था 1946। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। बुद्ध एंड हिज धम्मा ये भी हमने अभी डिस्कस किया था 1957। तो इस तरह से यानी सबसे पहले आ जाएगा आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी इनमें से थर्ड सबसे पहले, फिर सेकेंड, फिर आ गया आपका फर्स्ट और फिर आ गया फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। तो कौटिल्य की एक तरह से आलोचना में ये कहते हैं कि द प्रिंस जो है कौटिल्य का, वो जब द प्रिंस जो मैकियावेली का है वो कम हानिकारक है, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक तरह से उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है जो कि ज़्यादा खतरनाक है। तो आलोचकों में इनमें से अगर देखें तो इनमें से एक ही आलोचक दिखते हैं, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने इनकी आलोचना की है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। बाकी और क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि पहुंचे सभी तक हमारा ये प्रयास। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ही इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में येस और नो में टाइप करें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।